हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन इस आर्टिकल के बेस पर बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे और सभी आयाम इसके खोलने की कोशिश करेंगे कि जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसको अगर पूरी तरीके से आपने समझा तो मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि वो इसी पे रिलेटेड होते हैं। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप उसकी गुत्थी को सुलझा जरूर लेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा। जब आपसे पूछा जाता है कि संविधान में जीवन जीने का अधिकार कहाँ पर है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब यही है कि राज्य किसी के जीवन की सुरक्षा करेगी, जीवन की रक्षा करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अब कैसा जीवन जीने का अधिकार है उसको हम अभी इस आर्टिकल के तहत समझेंगे। और इसमें आर्टिकल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, 1-2 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तृत की है समय समय पर, और बहुत सी चीज़ें आर्टिकल 21 के अंतर्गत निकल करके आती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि इस आर्टिकल में आखिर दिया क्या है, क्या चीज़ इसमें दी गई है, जिसको हम राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी भी कहते हैं। और इसमें इसका संबंध आर्टिकल 19 से भी है, आर्टिकल 14 से भी है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या आप कह सकते हो कि एक दूसरे को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब इसमें जो कहा गया है, इस आर्टिकल में संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जा सकता है। तो पहले एक लाइन में इस आर्टिकल को लिखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति को, अब देखिए हमने यहाँ पे व्यक्ति शब्द प्रयोग किया है, तो ये नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। अब यहाँ पे कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी में जीवन नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति को, आप इसमें लिख भी लीजिएगा, नागरिक और गैर नागरिक यानी विदेशी भी, किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल शब्द पे ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही तरीका है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित, इस शब्द पे आप गौर करेंगे, जापान से ली गई ये जो है अवधारणा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। द्वारा ही वंचित यानी छीना जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, और किसी तरीके से नहीं, अन्यथा नहीं। बस इतना सा आर्टिकल है। आपको लगता होगा बहुत सरल है, लेकिन गुत्थी बहुत जटिल है, और इसको खुलते खुलते 4-5 घंटे 10 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम इसको संक्षिप्त में समझेंगे, और आशा है अगर आपने इसको समझ लिया है, करंट से जोड़ लिया है, तो फिर सारे प्रश्नों का आप जवाब दे ले जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, आप समझें इसको, किसी व्यक्ति को, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जो भारत में निवास कर रहे हों, भले वो भारत के नागरिक हों, भले वो विदेशी हों। क्या कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जीवन, प्राण का मतलब है जीवन, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है पर्सनल, उसकी स्वतंत्रताएं, पर्सनल स्वतंत्रताएं। आपको कुछ स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के तहत भी पढ़ाई गई थी। यहाँ पे व्यक्ति की
जीवन से जुड़ी हुई स्वतंत्रताएं, ऐसी स्वतंत्रताएं जो उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनसे केवल तब वंचित किया जा सकता है कब? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। किसी और तरीके से ये चीज़ें छीनी नहीं जा सकती हैं। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन छीना जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी भी छीनी जा सकती है। किस विधि द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए आर्टिकल बस इतना ही है। आर्टिकल को आप इतना समझ गए। अब इसको डिटेल में समझेंगे तो इसमें बहुत से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और कुछ 8-10 निर्णय हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और उनसे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कुछ आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी बताएंगे और बाकी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या करके क्या क्या चीज़ें दैहिक स्वतंत्रता और प्राण के अधिकार में शामिल की हैं, वो सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप लिखते रहें और पढ़ें। अब सबसे पहले हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझ लें। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझने के लिए एक और चीज़ साथ में समझनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये क्या है? इसके लिए आपको एक विधि की सम्यक प्रक्रिया भी जाननी पड़ेगी। ये भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है। सम्यक या उचित, इसको उचित भी कहते हैं, प्रक्रिया। और इसी विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया को ही प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर यह आधारित है। न्याय का सिद्धांत इसी से बनता है। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है, सिंपल सा वर्डिंग देखिए आप, विधि ने जिस प्रक्रिया को स्थापित किया हो, यानी संसद ने जो विधि बनाई हो, उसी विधि, उसी प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। विधि ने, कानून ने जो प्रक्रिया तय की है, अगर कानून ने तय किया है कि इस मार्कर को चुराने के लिए आपके प्राण ले लिए जाएंगे, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। इस मार्कर को चोरी करने के जुर्म में एक प्रक्रिया तय है कि आपके प्राण ले लिए जाएंगे, तो ये विधि की प्रक्रिया है और इसी विधि का सहारा लेते हुए आपके प्राण ले लिए जाएंगे या फिर आपकी स्वतंत्रता ले ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया घोषित किया गया, ये कोई एरिया है और कहा गया कि इस एरिया में अगर व्यक्ति शाम के 6 बजे के बाद पाया गया, इस एरिया के अंदर अगर व्यक्ति 6 बजे के बाद में पाया गया तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ऐसा है नहीं, एक एग्जाम्पल समझने के लिए, क्योंकि सरल एग्जाम्पल समझोगे तभी बात को समझ पाओगे। एक विधि है और विधि की यह है कि शाम के 6 बजे के बाद में इस एरिया में कोई व्यक्ति अगर प्राप्त हो गया तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, यानी कि उसके जीवन को छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीन सकता है। कब छीन सकता है? जब विधि की कोई प्रक्रिया हो। तो मान लेते हैं संसद ने एक विधि बना दी कि यहाँ पर 6 बजे के बाद जो प्राप्त होगा वो उसका जीवन ले लिया जाएगा, तो अब तो विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए एक्स पर्सन का जीवन छीन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा भी है। अब यही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, विधि में जो प्रक्रिया लिखी गई है उसी के आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है। वो अपने स्वयं का विवेक का इस्तेमाल, स्वयं के तर्क का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जो प्रक्रिया विधि में लिखी गई है उसी का पालन करेगी। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आप लिखें कि संसद या जो भी विधायिका है, हम अपने यहाँ संसद की बात करेंगे, यानी विधायिका द्वारा
जो विधि स्थापित की जाती है, जो विधि बनाई जाती है, उसी के आधार पर, उसी के आधार पर न्यायपालिका निर्णय करती है। तो आप बताइए कि यहाँ पर न्यायपालिका ऊंचे है या संसद ऊंचे हो गई? तो यहाँ पर तो विधि ऊपर हो गई, कानून ऊपर हो गया। न्यायपालिका अपना दिमाग नहीं खर्च करेगी, जज अपना विवेक नहीं लगाएंगे कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुँच गया, 6 बजे के बाद प्राप्त हुआ है, विधि कहती है तो इसको वो सज़ा दे दी जाएगी। अब विधि की सम्यक प्रक्रिया को समझिए ज़रा। ये जो हमने लिया है ये जापान से लिया है, जापान से लिया है। पूछा जा सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारत के संविधान में प्रयुक्त की गई है ये कहाँ से ली गई है? तो ये जापान से ली गई है। इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझना भी कोई कठिन नहीं है। दूसरा देखिए, विधि की सम्यक, सम्यक यानी उचित, उचित प्रक्रिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि विधि तो खैर होगी ही, लेकिन न्यायपालिका स्वयं से अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करके भी उसमें मतलब जो है समय पर देखेगी क्या उचित निर्णय होना चाहिए। विधि का पालन ना करते हुए भी न्यायपालिका अपने विवेक का अनुसरण करते हुए निर्णय दे सकती है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली हो जाती है। न्यायपालिका विधि के साथ साथ, यानी विधि तो देखेगी ही, विधि के साथ साथ स्वविवेक, स्वयं का अपना विवेक भी लगाएगी, स्वविवेक तर्क का प्रयोग करके निर्णय करती है। तो यहाँ पर न्यायपालिका शक्तिशाली ज़्यादा हो जाती है। और ये विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है अमेरिका में देखी जा सकती है, USA उदाहरण के लिए अमेरिका में है। अभी आप पूरी बात को समझें, अभी आप कोई निर्णय मत निकाल लीजिएगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि भारत में विवेक का प्रयोग नहीं होता है, भारत में तर्क का प्रयोग नहीं होता है और भारत में ये व्यवस्था है तो ये गड़बड़ है। ये व्यवस्था, इसके अपने कुछ गुण और दोष हैं, इस व्यवस्था के भी अपने कुछ गुण और दोष हैं। अभी इसके लाभ और हानि भी मैं बताऊंगा। और फिर अभी फाइनल कंक्लूजन आफ्टर मेनका गांधी केस आपको देखना होगा कि भारत में लिखा भले ये है लेकिन पालन इसका और इसका दोनों होता है। चलिए उस बात को भी आप धीरे धीरे समझेंगे। पहले आप दोनों में अंतर समझ गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ विधि का पालन किया जाएगा, विधि द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है उसी का पालन किया जाएगा। विधि ने कहा इस एरिया में 6 बजे के बाद जो प्राप्त होगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो यहाँ पर यही विधि कहती है, तो न्यायपालिका इसी विधि के आधार पर इसको निर्णय दे देगी। कोई टेंशन नहीं, विधि में लिखा था, निर्णय दे दिया, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब विधि की सम्यक प्रक्रिया इसको जब देखेगी तो वो ये भी देखेगी कि ये व्यक्ति यहाँ पर प्राप्त हुआ, इसका इरादा क्या था। ऐसा तो नहीं है कि इसका वहाँ पे कोई अपराध करने का इरादा नहीं था, या गलती से पहुँच गया, अज्ञान था, या कोई पकड़ के वहाँ पर डाल आया, यानी बहुत से आयाम देखेगी वो। फिर अगर उसको लगता है कि हाँ इरादतन वहाँ पर गया था, अपराध के दृष्टिकोण से ही गया था, तब उसे वो सज़ा देगी। अदरवाइज वो उसे अपने विवेक के आधार पर, उस व्यक्ति के आधार पर, उसके इंटेंशन के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर भी सोच सकती है कि ऐसा ये व्यक्ति नहीं करता, ये अनजाने में हो गया है या नहीं होता ऐसा। तो अपना न्यायपालिका अपना भी दिमाग खर्च करती और हो सकता है उसे सज़ा ना देती। तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आपसे कभी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं है, क्या भारत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो अगर फैक्चुअल रूप से देखें तो भारत के संविधान में कहीं भी जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्द उल्लेखित नहीं किए गए हैं।
वहाँ पर कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से प्रेरित है। लेकिन आप वहाँ पे बताएंगे कि लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा इसलिए नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया, इस पर भी आपको ये अपना दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि जब अपनाई जाती है, मेनका गांधी केस अभी आपको हम बताएंगे कि कब से ये अपनाया जा रहा है, तो अपनाया जाता है तो फिर लिखा क्यों नहीं गया। लिखा इसलिए नहीं गया है क्योंकि न्यायपालिका अपने विवेक से अगर करने के लिए पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि जज जो हैं वो अपनी बिल्कुल मनमर्जी करने लगें, क्योंकि वो लिख दिया जाएगा। तो अभी उनके ऊपर बाउंडेशन है कि वो वहाँ पर ऐसा ही करेंगे। तो भारत की परिस्थितियों में भेदभाव ना किया जा सके, किसी के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के गलत न्याय ना किया जा सके, किसी के साथ बैर निभाया न जा सके, किसी के साथ दोस्ती निभाई न जा सके, और सिर्फ विधि के आधार पर ही निर्णय किए जाए। ये इसका प्लस पॉइंट है कि जज हो सकता कहे कि मैं विवेक के आधार पर इसको दोषी नहीं पा रहा हूँ, जबकि वो उससे दोस्ती निभा रहा हो सकता है कोई दोषी न हो और उससे बैर निकालने के लिए कहे कि मुझे लग रहा है कि अपराधी है और ऐसा ऐसा लॉजिक है, ये अपराध किया, इसने बैर निकाल ले अपना। तो फिर बैर और दोस्ती दोनों न हो पाए, इसीलिए विधि की प्रक्रिया का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे गुंजाइश हो सकती है। तो ऐसे माहौल में व्यक्ति का बहुत जागरूक होना चाहिए, व्यक्ति बहुत शिक्षित होना चाहिए, उसको भी कानून का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है वहाँ पर ये सम्यक प्रक्रिया भी उचित है। लेकिन भारत में धीरे धीरे संविधान जो है वो लिखित रूप में इसमें है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है ये प्रक्रिया भी आर्टिकल 21 के संदर्भ में विशेषकर तौर से अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि भारत संविधान में किस हिस्से पर ये दोनों लागू हैं, तो ये दोनों लागू हैं। मेनका गांधी केस के बाद में 1978 से ये प्रक्रिया भी इसमें लागू है, तो अभी उसको हम समझेंगे। तो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समझ गए कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तभी छीने जा सकते हैं जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाए और दूसरे किसी रास्ते से नहीं, और दोनों का मतलब आपने समझ लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ केसेस पे कि अब हमने इसको समझ लिया, अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो हम शुरू करेंगे शुरुआत से। शुरुआत का मतलब यह है कि ए.के. गोपालन केस शुरुआत में हुआ, 1952 का जजमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट का ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास, ये मद्रास का केस है। और ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके संदर्भ में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सूक्ष्म व्याख्या की और उसमें यह कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है जीवन जीने का अधिकार जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं शामिल किया गया था। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस में यही कहा कि इसका मतलब है जीवन जीने का अधिकार, यानी व्यक्ति अगर जीवित रहे, राज्य किसी व्यक्ति को मारे नहीं, उसका जीवन न छीने, उसको जीने दे, यही इसका मतलब है। यानी प्राण, राइट टू लाइफ का मतलब यह है कि व्यक्ति जीवित रहे, उसको खाना मिल रहा है, उसको शिक्षा मिल रही है, उसको घर मिल रहा है, उसको सम्मान सहित जीने का अवसर मिल रहा है, इन चीज़ों से मतलब नहीं है, व्यक्ति जीवित रहे। जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या है, व्यक्ति जीवित रहे। अकॉर्डिंग टू ए.के. गोपालन जजमेंट में बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान से मत समझिएगा इसको, शुरुआत से, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार का क्या मतलब कहा है उसने, तो उसने वहाँ पर संक्षिप्त अधिकार दिया है और यही कहा कि इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवित रहे, यही उसके जीवन का अधिकार है। तो पहला केस हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, वो हम देखेंगे ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस, बस केस की हेडिंग डालिए और इसमें क्या निर्णय आया, क्या चीज़ आपको जाननी है उतना ही जानना है। ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को मैं इस लेक्चर में एस.सी. लिखूंगा, एस.सी. का मतलब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की
सीमित व्याख्या की, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल इसको नहीं बताया, सीमित व्याख्या की थी। और इसमें इसने कहा कि 21 जो है, आर्टिकल जो 21 है, इसमें जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवित रहना। इसका इतना ही मतलब माना, व्यक्ति का जीवित रहना, यानी कि राइट टू लाइफ, यहीं से निकल के आया राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार है व्यक्ति को, जीवित रहे बस, बाकी और कुछ नहीं। कैसा जीवन हो ये सब कुछ नहीं बताया था, आर्टिकल में भी नहीं लिखा है। आर्टिकल में तो सिर्फ यही लिखा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ का मतलब क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो संविधान की व्याख्या करे। तो जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि इसका मतलब क्या है, प्राण का मतलब क्या है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब तो आपने समझ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, AK गोपालन केस में कहा कि आर्टिकल 21 में जो कहा गया है प्राण, उसका मतलब है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, और सिर्फ इतना ही। अब इसका तो सीधा इतना ही मतलब था कि व्यक्ति जिंदा रहे, उसको खाने को मिले चाहे ना मिले, उसको रहने को मिले चाहे ना मिले, शिक्षा मिले चाहे ना मिले, सम्मान सहित उसका जीवन हो या ना हो, इससे मतलब राज्य को नहीं है। राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्ति को मरने ना दे, बस जीवन न छीने। तो ये एक संक्षिप्त व्याख्या थी, ये आप कह सकते हो उत्तरी ध्रुव था। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में दक्षिणी ध्रुव, यानी बिल्कुल पलट गया निर्णय, आसमान से पाताल, पाताल से आसमान पहुंच गया। आप कह सकते हो कि ये निर्णय और मेनका गांधी निर्णय बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हो गए, अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट। इसमें कहा गया, जब मेनका गांधी केस आया 1978 में, उसमें जो है मेनका गांधी का कुछ पासपोर्ट वगैरह जब्त हो गया था, उस संदर्भ में था केस, वो जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी क्यों था। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बहुत इलाबरेट कर दिया, इसको बहुत विस्तृत कर दिया, और इसमें बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है, अपना निर्णय पलट दिया कि जीवन ही जीवित रहे व्यक्ति। उसमें कहा कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सिर्फ जीवित रहना नहीं, जीवित रहना तो है ही, उसके साथ साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है उसे। अब गरिमापूर्ण जीवन में बहुत कुछ आ जाता है, उसको समुचित भोजन, पोषण, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, बहुत कुछ आ जाता है, अच्छा स्वास्थ्य। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है एक बेहतर लिविंग स्टेटस, एक अच्छा जीवन गरिमापूर्ण जीवन होता है। तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिला मेनका गांधी केस में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एक करके बहुत सी चीज़ें जोड़ी हैं। हम अभी आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कितनी चीज़ें आर्टिकल 21 के तहत मिलती हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें, और कुछ विशेष केस भी आपको बताएंगे जहां पर पूछे जा सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में कौन सी चीज़ें आपको जाननी हैं। तो पहले आपने AK गोपालन केस देखा, और फिर दूसरा हमने बताया, दूसरा यहीं से जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया का जन्म होगा, इसी केस से। ये है मेनका गांधी, मनेका गांधी है, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस ये वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज़ तो जो निर्णय दिया वो जान ले। तो इसमें जो है विदेश यात्रा का अधिकार बताया इसने, विदेश यात्रा का अधिकार। यही तो आर्टिकल 21 के तहत जो है जीवन जीने के अधिकार में विदेश यात्रा का भी अधिकार शामिल है। ये तो जजमेंट हुआ क्योंकि यही पासपोर्ट जब्त का मामला था, विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। विदेश जा सकता है व्यक्ति, वापस आ सकता है। आर्टिकल 19 में भी हमने बताया था, हमने बताया ना कि आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पूरक हैं, शक्ति प्रदान करते हैं एक दूसरे को। तो विदेश यात्रा का अधिकार किस केस में कहा गया? मेनका गांधी केस में कहा गया। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति को है आर्टिकल 19 के तहत भी। तो अब इसमें एक नई चीज़ जो निकल के आई
वो आप देखिए इसी केस में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें कहा कि जो विधि यानी कोई ऐसा कानून अगर संसद बनाती है जो विधि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कायदे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहीं से एक नई चीज का जन्म हुआ। जो विधि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचन करती हो यानी खत्म करती हो, वंचन या कमी करती हो, चाहे पूरी तरीके से वंचित कर रही हो चाहे कम कर रही हो, उसे उचित, इसके लिए कहा गया रिजु, उचित, तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्यायपूर्ण होना चाहिए यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द कहा गया था उसके उलट ये बात हो गई। अभी तक तो संसद ने अगर विधि बना दिया तो उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उचित है कि अनुचित है, तर्कसंगत है कि नहीं है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका पालन करो और अधिकार को जैसे चाहो से करो। लेकिन अब इसने कह दिया कि जो विधि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचन अगर करती है यानी इससे रिलेटेड है तो वो उचित हो, रिज हो, वो तर्कसंगत हो और उसमें न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो न्यायपूर्ण भी हो। और यहीं से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत की स्थापना भारत के संविधान आर्टिकल 21 में हो जाती है। आर्टिकल 21 में प्राकृतिक न्याय या विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो विधि उचित है कि तर्कसंगत है कि न्यायपूर्ण है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो जज करेगा ना, यानी जज अब अपना दिमाग लगाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा कि ये विधि न्याय संगत है कि नहीं है, ये विधि उचित है कि नहीं है, इस विधि में कोई लॉजिक है कि नहीं है। और जब न्यायपालिका स्वयं अपने विवेक से किसी विधि के उचित होने के, उस विधि के न्याय संगत होने के, उस व्यक्ति के उचित तर्क संगत न्यायपूर्ण होने के लिए जब स्वयं अपना विवेक खर्च करेगी तो फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ रहेगी? फिर तो विधि की सम्यक प्रक्रिया आ गई। इसीलिए मैंने दोनों आपको बताया था। तो मेनका गांधी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन 3 चीज़ों का होना जरूरी है विधि में, तो फिर इसका मतलब है जज अब उस विधि को परखेंगे कि उसमें ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो फिर अब क्या होगा? यहाँ से विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन होगा। लिखा नहीं है, अब भी याद रखिएगा, संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन होगा। और यहीं से भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो है प्राकृतिक न्याय की स्थापना होती है। तो यहीं से इसका मतलब क्या निकला? विधि की सम्यक प्रक्रिया आ गई। यहाँ पे विधि की सम्यक, अब भी आप ध्यान रखिएगा, ये संविधान में लिखा कहीं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल के आया। प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय की स्थापना हुई यहाँ से। ए.के. गोपालन केस के जस्ट उल्टा यहाँ पर आ गया। और मेनका गांधी केस में जो है कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में विदेश यात्रा का भी अधिकार शामिल है और उचित तर्कसंगत न्यायपूर्ण विधि होनी चाहिए आर्टिकल 21 के लिए अगर वो है। और यहीं से आया कि जीवन जीने के अधिकार में या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक गरिमापूर्ण जीवन जीना ये अधिकार है आपका। यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई? गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। इसीलिए जो है मेनका गांधी केस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस है, ये मौलिक अधिकार के, स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में एक मील का पत्थर है। यहाँ से बहुत कुछ बदल गया और फिर हर एक केस में नई नई चीज़ें इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत जुड़ती चली गई। आप देखिए, मनपसंद साथी से विवाह करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, पोषण पाने का अधिकार, एक स्वच्छ वायु, जलवायु प्राप्त करने का अधिकार, बहुत से अधिकार इसमें जुड़ते चले गए। और हर एक अधिकार के लिए अलग अलग केस हैं। महत्वपूर्ण केस आपको जानने भी हैं, बाकी सभी अधिकार आपको जानने हैं। तो
तो ये दो आपने जाने। चलिए एक और केस पर बात करते हैं इसी के संदर्भ में। आपने एक शब्द सुना है इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया। जब जीवन जीने का अधिकार है तो फिर मरने का अधिकार किसका है, इस पर बात करें। जैसे कि आपको आर्टिकल 19 के तहत क्लास 1 के तहत जो है कहा गया कि आपको बोलने का अधिकार है, और बोलने के अधिकार में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुप रहने का अधिकार शामिल है। लेकिन यहाँ पर जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है या नहीं शामिल है? अगर उसी को आधार बनाया जाए तो फिर जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होना चाहिए। और यदि मरने का अधिकार है तो फिर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो फिर उसे अपराधी क्यों ठहराया जाता है? अगर वो चौराहे पे जाके मर जाता है जाकर के तो व्यक्ति को दोषी क्यों माना जाता है आत्महत्या करने का प्रयास? तो इस पर बात करेंगे कि ये जो है जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है, और साथ साथ में हम इच्छा मृत्यु को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा। हेडिंग डालिए जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार। अलग से क्वेश्चन बन सकता है, जीवन जीने के अधिकार में 2-3 केस हैं इसमें, वो आपको जानने हैं। अधिकार में क्या मरने का अधिकार है? मरने का अधिकार क्वेश्चन मार्क है ऐसा या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक केस डिस्कस करेंगे आपके साथ में। पहला केस हम देखेंगे श्रीपति दूबल। श्रीपति दूबल वर्सेस महाराष्ट्र केस। ये 1987 का है। सन से कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आई थिंक 1987 का है। आप जरा क्लियर करिएगा। श्रीपति दूबल केस महाराष्ट्र 1987। इस केस में श्रीपति दूबल केस में इसकी कहानी नेट पे आप पढ़िएगा क्या है। इसमें निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक्चुअल में ये इन्होंने क्लेम किया था कि जीवन जीने के अधिकार में ही मरने का अधिकार शामिल है। इसीलिए अगर आत्महत्या यानी मरने की इजाज़त व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मुझे मरने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैं मरना अगर चाहता हूँ तो जीवन जीने का अधिकार मुझे है आर्टिकल 21 के तहत, तो उसी में मरने का अधिकार शामिल है। और इसलिए जो आईपीसी की धारा 309 है जो आत्महत्या को एक अपराध घोषित करती है वो गलत है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो श्रीपति दूबल महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, अधिकार शामिल है। तो फिर आईपीसी की धारा, आईपीसी धारा 309 असंवैधानिक है। इसका निर्णय तो यही निकला कि आईपीसी की धारा जो 309 है, 309 क्या है? ये आत्महत्या से संबंधित है, आत्महत्या अपराध है। आईपीसी धारा 309 आत्महत्या को अपराध घोषित करती है। ये क्या है? असंवैधानिक है, क्योंकि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं तो मैं अपना जीवन लेना चाहता हूं, किसी और को तो नहीं मार रहा हूं मैं। और आर्टिकल 21 के तहत मुझे जीने का अधिकार है और मैं अपना अधिकार छोड़ रहा हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो श्रीपति दूबल महाराष्ट्र केस में 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। इसीलिए आईपीसी की धारा 309 जो कि आत्महत्या को अपराध घोषित करती है, ये क्या है? असंवैधानिक है। लेकिन बात बनी नहीं, इससे तो एक गलत मैसेज चला गया। तो फिर केसेस बढ़ने लगे, तो बात फिर पलटी और सुप्रीम कोर्ट ने अगले एक फैसले में इस निर्णय को पलट दिया। और दूसरा एक केस आपको जानना है, पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ।
1994। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला बदला, श्रीपद दुबल वाले फैसले को बदल दिया और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, आत्महत्या अपराध है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो क्या है? वो अपराध है। यानी कि फिर आईपीसी धारा 309 संवैधानिक घोषित की गई, आत्महत्या क्या है? अपराध है। तो ये दो केस आपको जानने थे जो आत्महत्या से रिलेटेड हैं। अब दो केस 3 और आपको जानने हैं जो यूथेनेसिया से रिलेटेड हैं। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो आत्महत्या तो करने की स्थिति में नहीं है। यूथेनेसिया आत्महत्या से थोड़ा अलग है। यूथेनेसिया में कोई व्यक्ति कोई बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, कोमा में पड़ा हुआ है या असहनीय दर्द में पड़ा हुआ है और उसको कुछ ऐसी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है कि वो बच तो सकता ही नहीं है, ना कोई उसका इलाज है और ना उसके बचने की कोई उम्मीद है और वो असहनीय परिस्थिति में है, वो बहुत दर्द में है या फिर वो ऐसी परिस्थिति में है कि अब उसका जीना और गैर जीना किसी काम का नहीं है और उसका कोई इलाज भी संभव नहीं है और वो व्यक्ति पीड़ा में है और उस व्यक्ति को इतना दर्द झेलना पड़ रहा है और वो व्यक्ति जीवित है, तो वह व्यक्ति मांग कर सकता है कि उसे मरने दिया जाए, सुकून से मरने दिया जाए, क्योंकि वो दर्द उससे झेला नहीं जा सकता है, डॉक्टर उसको कोई दवाई नहीं दे पा रहे हैं, बच वो सकता नहीं है, तो फिर उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, अभी आपको एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो मृत्यु की मांग की जाती है, जो मृत्यु होती है, उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। ये आत्महत्या से अलग है। आत्महत्या भी अपनी इच्छा से होती है, लेकिन अब इसके कारण अलग होते हैं। जो आत्महत्या होती है उसके कारण बाहर होते हैं। व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परेशान होता है और जब परेशानी की इंतहा हो जाती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उससे निकलने में अपने आप को असक्षम पाता है, फिर वो मरने का निर्णय ले लेता है। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिसका कोई हल नहीं था। यह तो व्यक्ति अपने आप से परेशान हो गया, इसलिए आत्महत्या कर ली, इसीलिए ये अपराध है। इसके कारण बाहर थे। लेकिन जो यूथेनेसिया का मामला है, यहाँ पर कारण उस व्यक्ति के अंदर हैं और वो उनसे मुक्ति पा ही नहीं सकता है। देखिए, पहली परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, परिजनों का, कानून का, लोगों का सहारा लेता तो शायद वो उस परिस्थिति से निकल जाता, या फिर वो समय देता, 2-4 साल में वो बात भूल जाता, निकल सकता था उससे। उसके बहुत से उपाय हो सकते थे। लेकिन यूथेनेसिया के मामले में नो चांस का मामला होता है और व्यक्ति असहाय होता है। व्यक्ति चाह कर भी उससे निकल नहीं सकता है, ना तो समय दे करके और ना तो अगले व्यक्ति की मदद ले करके, ना डॉक्टर, किसी भी तरीके से वह उससे मुक्ति नहीं पा सकता है। ऐसी परिस्थिति में, इस व्यथा में व्यक्ति इच्छा मृत्यु पाने की इच्छा करता है। वो स्वयं भी कर सकता है, या अगर वो करने की स्थिति में नहीं है तो उसके परिजन कर सकते हैं। हालांकि उसका प्रोसीजर है, डॉक्टर की उसमें रिपोर्ट लगेगी, कोर्ट आदेश करेगा, व्यक्ति की वसीयत देखी जाएगी, बहुत कुछ देखा जाता है। तो उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर तमाम विवाद रहे हैं। कुछ देशों में यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु को वैधता प्राप्त है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, जैसे कि अमेरिका के कुछ प्रांत हैं, और अभी मैं आपको नोट कराऊंगा 2-4। और भारत में कंडीशन क्या है उसके समझने के लिए आपको एक केस समझना होगा। भारत में पैसिव यूथेनेसिया है। अब ये एक्टिव और पैसिव दो आ जाते हैं। एक्टिव का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को अगर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई तो उसे डायरेक्ट कोई मरने वाली दवा का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वो व्यक्ति आराम से मर जाता है। भारत में कहा गया कि जीवन ईश्वर की देन है और अभी तक मानव जाति जो है वो अपने आप से, अपने क्रिएशन से जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता है।
अब तक जीवन जो प्राप्त होता है वो एक अज्ञात शक्ति से प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन दे नहीं सकता किसी को, तो व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि किसी का जीवन छीने। तो इसीलिए जो है इंजेक्शन लगा के या किसी तरीके से नहीं मारा जाएगा। लेकिन यूथेनेसिया देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने परिस्थिति आपको समझाई। तो अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो पैसिव यूथेनेसिया का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती जीवित रखने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं उससे उसको मुक्ति दे दी जाएगी, यानी उसको हटा दिया जाएगा और ईश्वर के भरोसे रखा जाएगा। यानी कि यदि व्यक्ति को आईसीयू पे रखा गया है, जीवन की मशीनें उसको लगाई गई हैं, तो वो बंद कर दी जाएंगी धीरे धीरे करके, और फिर व्यक्ति की अपनी किस्मत है, व्यक्ति मर सकता है आराम से। हम उसे मारेंगे नहीं। हम उसे जिला रहे थे तो जिलाना बंद कर देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। अगर वो मर जाता है तो फिर ठीक है, और मर तो वो जाएगा ही, एक घंटा 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है, एक दिन। तो ये पैसिव यूथेनेसिया कहलाता है। तो इसको समझेंगे अरुणा शानबाग केस, और एक अभी लेटेस्ट नया 2018 में दोनों को जानेंगे। तो ये दोनों आपने देख लिया आत्महत्या से रिलेटेड। अब हम एक देखते हैं यूथेनेसिया से रिलेटेड। यूथेनेसिया, दया मृत्यु, दया मृत्यु भी इसको कहा जाता है, इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। हमने इसका मतलब आपको पूरा समझा ही दिया है, बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा कि इच्छा मृत्यु क्या है। अब इसमें आपको एक केस समझना है, अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग एक महिला थी, और ये एक मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स थी, जहाँ पे इलाज किया जाता था पेट्स का। और वहाँ पर इनके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ, और जिस व्यक्ति ने इनका रेप किया, इनके गले में जो है कुत्तों को बांधने वाली एक जंजीर थी फंसाई, और उसी झपटा झपटी में गर्दन कस गई इनकी, और गर्दन की कोई नस दब गई, जिसकी वजह से कोमा में चली गई अरुणा शानबाग। और फिर कई दशकों तक, 10, 20, 30 कई वर्षों तक जो है ये हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में ये कोमा में पड़ी रहीं। इनके सारे साथी परिजन इनसे दूर हो गए, हॉस्पिटल में कोई नहीं आता जाता था, और इनकी जो साथी सहेलियां थी वहीं पे नर्स में, उन्हीं के बदौलत हॉस्पिटल में इनको एक बेड दिया गया था, और वहीं पर इनको जो है बहुत वर्षों तक, 30 वर्षों से अधिक, शायद मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, आप नेट पे देखिए ज़रा, बताइएगा कि अरुणा शानबाग को कितने दिन तक कोमा में रखा गया। 10, 20, 30 से अधिक वर्षों तक वही कोमा में पड़ी रहीं। उनको मशीनों के सहारे, दवाइयों के सहारे जिंदा रखा गया। अब हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, नर्सों को उनसे बहुत लगाव हो गया था, हालांकि वो कोमा में थी। फिर जो है एक पत्रकार थी, जर्नलिस्ट थी, पिंकी वीरानी, आई थिंक ये 1973 का मामला है, अरुणा शानबाग का 1973 का ये घटना है। पिंकी वीरानी जो है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक जो है याचिका डाली कि इनको जो है दया मृत्यु दी जाए, इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि यह असहनीय केस है इनके लिए, और इतने वर्ष हो गए और अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बुढ़ी हो गई पड़े पड़े। तो पिंकी वीरानी के जो याचिका थी, जो केस था अरुणा शानबाग केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यूथेनेसिया देने से मना कर दिया कि एक तो पिंकी वीरानी का अरुणा शानबाग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई रिश्ता नहीं है, वो एक पत्रकार हैं, और उनके कोई घर परिवार रिश्तेदार के व्यक्ति तो हैं नहीं। हाँ, हॉस्पिटल के लोग जो इतने वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको जिला रहे हैं, तो एक प्रकार से वो उनके रिलेटिव हैं। तो फिर बाद में अरुणा शानबाग के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया देने का फैसला किया कि अरुणा शानबाग को मारा नहीं जाएगा। हाँ, अगर डॉक्टर्स की टीम जो है ये डिसाइड करती है कि अब ये बच नहीं सकती हैं, कोई उपाय नहीं है, तो फिर इनको पैसिव यूथेनेसिया दिया जाएगा। और पैसिव यूथेनेसिया मैंने आपको
बताया कि जीवन रक्षक जो मशीनें हैं वो हटा ली जाएंगी और फिर ये मृत्यु इनकी हो जाएगी। तो अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसको मान्यता दी? पैसिव यूथेनेसिया को। पूरा मामला हमने आपको एक कहानी के रूप में बताया, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया, तभी से भारत में क्या है? पैसिव, एक्टिव नहीं है, यानी डायरेक्ट अरुणा शानबाग को कोई इंजेक्शन देके नहीं मारा गया, पैसिव यूथेनेसिया दिया जाएगा और ये भारत में अप्लाई है। इसमें क्या होता है? पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है? इसके तहत जो है जो जीवन रक्षक प्रणाली है हटा ली जाती है, हटा ली जाती है और व्यक्ति मरना चाहेगा तो मर जाएगा। अब इसमें पैसिव यूथेनेसिया के लिए जो है केस किसने डाला था? तो एक नाम याद रखिएगा, पिंकी वीरानी ने। पिंकी, कभी फैक्ट में पूछा जा सकता है कि अरुणा शानबाग केस में किस महिला ने, किस पत्रकार ने जो है केस ये फाइल किया था? तो पिंकी वीरानी नाम की एक जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी। इनके साथ जो है रेप अटेम्प्ट हुआ था 1973 में और 1973 में ये कोमा में चली गई और 2015 में इनको मृत्यु प्राप्त हुई। 42 साल, बहुत लंबा समय होता है, 42 साल तक व्यक्ति कोमा में, एक रिकॉर्ड है ये। 42 साल तक कोमा में रही अरुणा शानबाग और अरुणा शानबाग के केस में ही पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता मिली। और अगर बात करें तो कुछ 3-4 देश हैं जहां पर यूथेनेसिया को मान्यता मिली हुई है विश्व में। तो विश्व में यूथेनेसिया को कहां कहां मान्यता है? विश्व में यूथेनेसिया, तो देखिए यूएसए के 5 प्रांत हैं, सभी जगह नहीं, पूरे यूएसए में नहीं, 5। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रांत का वहाँ अलग अलग संविधान होता है, तो 5 प्रांतों में यूथेनेसिया है वहाँ पर। और बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, यहाँ पर जो है यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया को है, यानी कि यहाँ पर इंजेक्शन लगा करके या मतलब डायरेक्ट कोई दवा दे करके डॉक्टर जो है वो मार देते हैं जिसको इच्छा मृत्यु देनी होती है। और भारत में जो है, भारत में पैसिव यूथेनेसिया है। पैसिव यूथेनेसिया यानी ये सिस्टम, पैसिव यूथेनेसिया, ये है, यहाँ पे एक्टिव है इन देशों में। तो इस तरह से ये यूथेनेसिया का सिस्टम है। अब इसमें जो है कोर्ट परमिशन देता है, डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है कि डॉक्टर उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के जीने की आशा नहीं है और ये व्यक्ति परेशानी में है, ये रिपोर्ट लगती डॉक्टर की। और व्यक्ति की वसीयत अगर वैसी कुछ है पहले से, या व्यक्ति के जो निकटतम परिजन होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अरुणा शानबाग के बाद में इससे रिलेटेड ही एक और केस है जो आपको जानना है, वो है अभी जल्दी में 2018 में निर्णय हुआ कॉमन काज केस। एक सोसाइटी है कॉमन काज, ये एक सोसाइटी है, तो उसी के संदर्भ में ये केस था, कॉमन काज केस 2018 में ये निर्णय आया। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति को जीने का अधिकार है वैसे ही व्यक्ति को सम्मान सहित मरने का भी अधिकार है। सम्मान सहित मरने का अधिकार कब मिला? तो ये है कॉमन काज में। लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं मरना चाहूँ सम्मान सहित, तो वो सम्मान सहित नहीं होता, आत्महत्या सम्मान सहित केस नहीं होता है। यूथेनेसिया के संदर्भ में ही कहा कि व्यक्ति को, अगर व्यक्ति ऐसी वसीयत करता है या परिजन या फिर डॉक्टर की टीम, जैसा भी हमने बताया, तो व्यक्ति को सम्मान सहित मरने का अधिकार है। 2018 में कहा गया
सम्मान सहित मरने का अधिकार, सम्मान सहित मरने का अधिकार। यहीं पे लिख लीजिए, आत्महत्या का नहीं यह है केस, आत्महत्या नहीं। ये मत समझ लेना मरने का अधिकार है तो आत्महत्या कर लो आप जाकर के। तो ये कॉमन काज केस में ये आया। तो दो हो गए आपके, कॉमन काज और अरुणा शानबाग ये। अब चलिए कुछ और केसेस पे बात करते हैं। एक मुद्दा है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। इस पे जरा देखें, नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस, ये भी जो है 2018 में आया फैसला। नवतेज सिंह जौहर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट, ये समलैंगिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, एक ही प्रकार के सेक्स वाले व्यक्तियों के बीच में संबंध, तो होमोसेक्सुअलिटी जिसको बोलते हैं। आईपीसी धारा 377 जो है होमोसेक्सुअलिटी को अपराध घोषित करती है। तो आर्टिकल 377 के खिलाफ ही ये केस था कि होमोसेक्सुअलिटी को अपराध ना माना जाए, क्योंकि व्यक्ति का ये अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को अपने मनपसंद साथी से विवाह करना, अपने मनपसंद साथी के साथ में संबंध बनाना, ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में, यहाँ पे समलैंगिकता को जो है वो मान्यता मिली। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, समलैंगिकता, समलैंगिकता वैध है। यानी कि जो आईपीसी धारा 377 है वो असंवैधानिक है, उसको हटाया जाए, संवैधानिक। तो अब जो है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, वो लीगल है, वैध है। पहले ये अवैध थी। अब यहीं पर देखिए, आपको अभी हमने जो आर्टिकल पिछली क्लास में आर्टिकल 20 बताया था, तो आर्टिकल 20 में हमने बताया था कि कार्यतर विधियों से संरक्षण। तो ये जैसे अब लागू हुआ कि ये समलैंगिकता जो है वैध है, तो इसके पहले अगर किसी को सज़ा हो चुकी तो वहाँ नहीं, उसको छुट्टी हो जाएगी। तो जिस डेट से लागू हुआ तब से वैध है। आईपीसी धारा 377 असंवैधानिक है। ये हो गया नवतेज सिंह जौहर केस में। अब देखिए एक और अभी लेटेस्ट केस है, जोसेफ साइने केस। जोसेफ साइने, ये इटली में रहते हैं, भारतीय मूल के जोसेफ साइने केस, ये भी 2018 में आया। और ये आईपीसी की धारा 497 से रिलेटेड था, जिसमें जो है अडल्ट्री, व्यभिचार, विवाहेतर संबंध, उसके संदर्भ में था। और विवाहेतर संबंध चूँकि शादीशुदा है, तो विवाहेतर संबंध एक अपराध माना जाता है कि शादी होने के बावजूद भी आपने दूसरी महिला के साथ में, जो भी शादीशुदा थी, एक संबंध बनाया। तो ऐसी स्थिति में जोसेफ साइने केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि व्यभिचार जिसको बोलते हैं, व्यभिचार या विवाहेतर संबंध, विवाहेतर संबंध, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडल्ट्री, इसको जो है वैध ठहराया। और जो आईपीसी की धारा है 497 समाप्त, 497 जो है इसको अपराध घोषित करती थी। आईपीसी की धारा 497 497 एडल्टरी को अपराध घोषित करती थी। तो अब एडल्टरी को वैध ठहराया गया। वैध इसलिए ठहराया गया ताकि इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। देखिए अगर रेप अटेम्प्ट केस होगा तो वो अलग चला जाएगा, लेकिन पहले इसमें हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों राजी रहे हों,
संबंध बने, लेकिन बाद में बात अगर बिगड़ जाती है तो फिर व्यभिचार को, विवाहेतर संबंध को पहले अपराध माना जाता था, तो उसमें पुरुषों को सज़ा हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में कोई दुरुपयोग न हो इसका, इसीलिए कहा गया कि व्यभिचार क्या है, वो वैध है। अगर मर्जी से होता है, दोनों की रजामंदी से होता है, तो एडल्टरी क्या है, वो लीगल है। तो इस तरह से जोसेफ साइने केस 2018 में ये फैसला आया। तो इतने हमने प्रमुख केस जो हैं वो देखें कि क्या किस केस में कहा गया। अब ये तो हमने लेटेस्ट वाले और जो चर्चित थे सबसे ज़्यादा उनकी बात कर ली। अब कुछ हम और देख लेते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है। अन्य बातें इसी में क्या क्या है, इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। तो इसे देखिए, एकांतता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, प्राइवेसी, निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है। तो सब आर्टिकल 21, ये आर्टिकल सब 21 है। आर्टिकल 21 में पीछे हमने मेन बातें आपको बताई। अब यहाँ पे और देखिए, ये भी सब बहुत प्रमुख हैं। एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इसी में आया, शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार तो हमने बता ही दिया आपको। एक आया मनपसंद साथी से विवाह का अधिकार, मनपसंद साथी से विवाह। शयन का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, शयन का अधिकार। बाबा रामदेव के मामले में, बाबा रामदेव रामलीला मैदान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ में, और रात में अर्धरात्रि के बाद में अचानक से पुलिस आई और वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू हो गया, जिससे नींद में खलल पड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शयन का अधिकार, यदि लोगों का कोई समूह एक, आप कह सकते हो, एक सही तरीके से शयन कर रहा है तो उसको सोने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार में शयन का अधिकार शामिल है, शयन भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से शांति का अधिकार, आप देखिए कि डीजे वगैरह बजाने पर एक निश्चित समय के बाद में रोक है, क्योंकि लोगों को शांति पाने का अधिकार है। एक स्वच्छ जलवायु का अधिकार है, व्यक्तियों को प्रदूषण रहित हवा पानी का अधिकार है, राज्य इसका प्रबंध करे। सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई धूम्रपान करता है तो उसके विरुद्ध अधिकार है आपको। जीवन जीने के अधिकार में आपके पड़ोस में बैठ करके कोई सिगरेट पी रहा है तो आपका अधिकार है कि वो ना पिए वहाँ पर, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध यहीं से निकल के आता है। तो आप कह सकते हो कि सार्वजनिक धूम्रपान के विरुद्ध, सार्वजनिक धूम्रपान का अधिकार नहीं आपको है कि आप जा कर के कहो कि हमको आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक जगह पे धूम्रपान करने का अधिकार मिल गया। नहीं, धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है, यानी कोई कर रहा है तो आपको उसके विरोध में अधिकार है। सार्वजनिक धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है, इस विरुद्ध शब्द पे जोर दीजिएगा। विरुद्ध अधिकार, करने का अधिकार मत समझ लेना कि ये तो मुझे अधिकार मिल गया। अधिकार, शयन का अधिकार बता दिया हमने आपको। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार है, फ़ोन टेपिंग वगैरह कोई नहीं कर सकता आपका। शिक्षा का अधिकार है, बाद में देखिए आर्टिकल 21A बना करके और जो है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, पहले इसी में आया। मनपसंद साथी से विवाह का अधिकार है, शयन का अधिकार है बाबा रामदेव के मामले में, शांति का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार तो हमने बता ही दिया मेनका गांधी केस में, स्वच्छ जलवायु का अधिकार, सार्वजनिक धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक रूप से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है, इसके खिलाफ भी अधिकार है व्यक्ति को। और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। देखिए हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है आपका, विरुद्ध अधिकार है। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध,
ये सब उसके विरुद्ध है। यानी अगर कोई कहता है कि इस व्यक्ति को चौराहे पे फांसी दी जाए, तो उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे अगर फांसी की सज़ा होती है तो उसे जेल में दी जाए, ना कि चौराहे पे। वो व्यक्ति अपने अधिकार की मांग करेगा वो, कि चौराहे पे मुझे ना लटकाया जाए। तो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है उसे। और देखिए इसी के साथ साथ जो है एकांत कारावास के विरुद्ध भी अधिकार है। बिल्कुल अकेले किसी को नहीं बंद किया जा सकता है, तो एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी है, बिल्कुल जो एकांतवास होता है। तो इस तरह से बहुत से अधिकार समय समय पर जोड़े गए हैं। कुछ और मैं बताता हूँ आप। महिलाओं को अपना बच्चा जनने का अधिकार, महिलाओं को बच्चा जनने या ना जनने का अधिकार है। वो चाहे तो जन्म दें, चाहे मतलब ये अबॉर्शन मत समझ लीजिएगा, शुरुआत ही ना हो। वो जन्म बच्चों को देना चाहती हैं तो दें, माँ नहीं बनना चाहती हैं तो माँ ना बने। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार सब इसी में आता है। ये विभिन्न केसों में सब दिए गए हैं। हर एक केस को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण थे मैंने शुरू में आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत आता है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, मुफ्त भोजन पाने का अधिकार। आप देखिए ना, फूड प्लान चल रहे हैं, पोषण पाने का अधिकार सब उसी के तहत आता है। व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। आश्रय पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा पाने का अधिकार और विधिक सहायता पाने का अधिकार, ये भी आता है इसी में। चिकित्सा, विधिक सहायता। तो इस तरह से हमने ये आपको कुछ और एक ओवरव्यू दिया कि आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है और इसके तहत बहुत से अधिकार आपको मिलते हैं, क्योंकि मेनका गांधी केस से जीवन जीने का अधिकार जो है वो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बन गया है। वो सिर्फ जिंदा रहना नहीं, एक सम्मान सहित ज़िंदगी जीना। और ये सब कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें सम्मान सहित जीवन के लिए चाहिए होती हैं, वो सब कुछ जो है मान्य है। एकांत आपको अगर पसंद है तो आपको एकांत मिलेगा। निजता, प्राइवेसी, आपकी कोई फ़ोन टेपिंग, व्हाट्सअप, इसको आपको कोई बीच में नहीं पढ़ सकता है। शिक्षा का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार, शयन का भी अधिकार है। आपको शांतिप्रिय वातावरण चाहिए तो वो भी मिलेगा। स्वच्छ जलवायु आपका अधिकार है। सार्वजनिक धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार है। महिलाएं अपना बच्चा जने या ना जने वो उनकी इच्छा पर है। आश्रय पाने का अब यहाँ पर आप इसको ज़रा स्पष्ट समझ लीजिएगा, यहाँ पर अबार्सन का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर आप गर्भवती हो गए हैं तो उसके बाद अबार्सन का अधिकार नहीं है। पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप माँ बने या ना बने, ये आपके अधिकार है। आश्रय पाने का अधिकार, चिकित्सा, विधिक सहायता, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आर्टिकल 21 को हमने कंप्लीट किया। और जो महत्वपूर्ण केसेस थे, अरुणा शानबाग है या जो AK गोपालन केस है, मेनका गांधी केस है, जो हमने पहले बताए, वो इम्पॉर्टेंट हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बनेंगे। यूथेनेसिया पे बहुत डिटेल डीप डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा आप किताबों से हेल्प लीजिएगा। और मेंस जब आंसर राइटिंग के डिस्कशन करेंगे तो इन सब टॉपिक पे हम और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर मतलब भर का आपका हो गया है, सभी प्रश्न आप कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।